फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिवाइन सक्सेस इन स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने 16 महाजनपदों के बारे में कवर किया है और देखा था कि किस तरह से 16 महाजनपदों में जो है मगध का महाजनपद था वह सबसे शक्तिशाली था, और उसके बारे में जानेंगे। मगध की प्राकृतिक स्थिति जो थी इसकी सुरक्षा और साम्राज्य विस्तार दोनों के लिए सहायक बनी। और कैसे सहायक बनी? तो मगध के उत्तर में क्या था? गंगा नदी था। मगध जो है वर्तमान बिहार के क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन उस समय वह धीरे धीरे विस्तृत होता जा रहा था। तो मगध के उत्तर में गंगा नदी थी, पश्चिम में सोम नदी थी, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला थी और पूर्व में फल्गु नदी थी, जो कि इस महाजनपद के लिए प्राकृतिक दुर्ग का कार्य करती थी। अब देखते हैं कि जब किसी साम्राज्य के चारों ओर तीन ओर से नदी है तो वहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी? उपजाऊ हो जाएगी। और जब उपजाऊ ज़्यादा होगा तो वहाँ के लोग समृद्ध होंगे और वह कर को अधिक मात्रा में चुकाने की स्थिति में होंगे। इसी तरह जो है उस समय छोटा नागपुर क्षेत्र में लौह का उत्पादन होने लगा था, जिसकी वजह से वह हथियार बनाने लगे थे और इस कारण से भी मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बहुत तेज़ी से हुआ। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में वहाँ के शासकों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि वहाँ के शासक क्या थे? तो महत्वाकांक्षी थे और साम्राज्यवाद की नीति पर चलते थे। तो अब तक मगध साम्राज्य पर जब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ तो वहाँ पे कुल 8 राजवंशों ने शासन किया। आपको ये लंबा दिखेगा, लेकिन अगर इसको एक बार क्रम से याद कर लेंगे तो चीज़ों को समझना और याद रखना दोनों ही आसान हो जाएगा। तो पहला जो मगध पर शासन करने वाला वंश था वह था वृहदत्त वंश। हालांकि वृहदत्त वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य उतने नहीं मिलते हैं, इसलिए उसे प्रथम ऐतिहासिक वंश नहीं माना जाता है। पहला ऐतिहासिक वंश हर्यक वंश को माना जाता है। तो दूसरा वंश क्या हो जाता है? हर्यक वंश। इसके बाद आया शिशुनाग वंश और इसके बाद आया नंद वंश। इन तीनों शब्दों के प्रथम अक्षर को मिला देंगे तो क्या बने जाएगा? हसीन। हसीन ये ट्रिक बहुत ही फेमस है, तो ये इसे याद करने में आपको आसानी होगी। हसीन, इसे क्या हो गया? हर्यक, शिशुनाग और नंद से क्या बन गया? हसीन। मौर्य वंश आया इसके बाद शुंग वंश आया और कण्व वंश आया। इसको माशुका बोल सकते हैं। म से मौर्य, श से शुंग और क से कण्व, तो इसको माशुका बोल सकते हैं। वृहदत्त और सातवाहन आप अलग से याद कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक ट्रिक हो गया जिसके थ्रू इन राजवंशों के क्रम को आप याद रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहले वंश के बारे में, जो कि है वृहदत्त वंश। वृहदत्त वंश के बारे में जो है जानकारी महाभारत और पुराने ग्रंथों से प्राप्त मिलती है कि मगध पर सबसे पहले वृहदत्त वंश का शासन था। हालांकि इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। वृहदत्त वंश के संस्थापक कौन थे? वृहदत्त थे और उन्होंने गिरि ब्रज को अपनी राजधानी बनाई थी। कोई भी साम्राज्य होता है तो उसके लिए कैपिटल जो है और कैपिटल की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वृहदत्त ने गिरि ब्रज या जो अभी राजगीर बोलते हैं, राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। वृहदत्त का एक पुत्र था जरासंध। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। और जरासंध और भीम के मध्य जो है मल्ल युद्ध हुआ करता था, यानी कुश्ती हुआ करती थी, जो कि उस समय बहुत ही फेमस थी। और अभी तक 2 शासक हो गए, पहला वृहदत्त और दूसरा जरासंध। जरासंध का पुत्र सहदेव था, यह इस वंश का तीसरा शासक था। और सहदेव का पुत्र कौन था? जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक भी था, रिपुंजय था। और हुआ क्या कि रिपुंजन की हत्या जो है उसके सेनापति ने कर। तुगलक ने क्या किया? तो अपने पुत्र बिंबिसार को मगध का सम्राट बना दिया। और यह सम्राट कौन था? बिंबिसार था। और इसे ही बिंबिसार को ही हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। और वह 544 ईसा पूर्व में मगध का सम्राट बना। कब बना? 544 ईसा पूर्व में। बिंबिसार ने भी गिरिब्रज या राजगृह को ही अपनी राजधानी बनाई, क्योंकि यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा था, तो सामरिक दृष्टि से यह सुरक्षित स्थान था। तो बिंबिसार ने भी गिरिब्रज या राजगृह को ही अपनी राजधानी बनाई। और उस समय बिंबिसार पहला ऐसा शासक था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया। उसने क्या किया? प्रशासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। यही कारण था कि उसके समय में साम्राज्य का बहुत ज़्यादा
विकास हुआ और इसने कुल 52 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्षों तक बिंबिसार ने शासन किया था मगध साम्राज्य पर। और उसने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई नीतियों का सहारा लिया, जिसमें नीति थी साम्राज्यवाद की नीति। उसने क्या किया था? अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हरा दिया था और अंग महाजनपद जो था उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। समय एक और महाजनपद था अवंती। तो अवंती के राजा एक बार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। उनका नाम था प्रद्योत चंद्र। और जब वे बीमार पड़ गए तो उनके दरबार में उन्होंने बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। जब जीवक को भेजा तो उसके प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल हो गया वो। तो क्या हुआ? डायरेक्ट रूप से तो नहीं, इनडायरेक्ट रूप से अवंती पर भी बिंबिसार का अधिकार हो गया। इसके बाद बिंबिसार ने है वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कुल मिलाकर 3 विवाह किए। किन किन से विवाह किया? तो पहला विवाह किया था महाकोशला से, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। और विवाह के द्वारा उनको काशी का एक गांव प्राप्त हुआ था दहेज में, जिसके वजह से इनको बहुत ज़्यादा राजस्व की प्राप्त हुई थी। इसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया था चेललना से, जो कि वैशाली के शासक चेतक की पुत्री थी। और तीसरा विवाह किया था क्षेमा से, जो कि अभी जो पंजाब की स्थिति है, पंजाब में मध्य देश नामक एक स्थान था, वहाँ की राजकुमारी से विवाह किया था। तो इस तरह से बिंदुसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने साम्राज्य को मजबूत करने का प्रयास किया था। बिंबिसार धार्मिक रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था और एक बार जब गौतम बुद्ध बीमार पड़ गए थे तो उसकी सेवा में भी उन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में किसे भेजा गया? तो जीवक को भेजा गया था। किसने भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था। और बिंबिसार ऐसा शासक था जो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों का ही समकालीन था। यानी कि हम देखते हैं कि साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ वह धार्मिक रूप से भी जो है बहुत उस समय की परिस्थिति के हिसाब से दूरदृष्टि रखते थे। यही कारण रहा कि इसका साम्राज्य का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। परंतु हुआ क्या? इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। कब किसने कर दी? अजातशत्रु ने कर दी। अब जानते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। और जब वह मगध की गद्दी पर बैठा तो उसने कुल कितने वर्षों तक शासन किया? कुल 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। उसने भी अपने पिता की तरह साम्राज्यवादी नीति का पालन किया और 2-3 प्रांतों को मगध साम्राज्य में मिलाया, जिसमें है काशी को उसने मिला लिया मगध साम्राज्य में। और उस समय वज्जी संघ था, उसे भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। हालांकि वज्जी संघ को मगध साम्राज्य में मिलाने के लिए अजातशत्रु को बहुत प्रयत्न करना पड़ा। उस समय उसका एक मंत्री था जिसका नाम था वर्षकार। वर्षकार को उसने गुप्तचर के रूप में भेजा और वज्जी से जुड़ी हुई सारी जानकारियां प्राप्त की। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? तो वैशाली थी। तो वैशाली को जीतने के लिए उस समय अजातशत्रु ने 2 नए हथियारों का प्रयोग किया। कौन से 2 हथियार थे? पहला था रथ मूसल और दूसरा था महाशिलाकंटक। अब ये हथियार में क्या होता था कि रथ मूसल में क्या होता था कि रथ में एक गदा, बड़ा गदा जैसा हथियार लगा रहता था, जिससे एक साथ बहुत सारे लोगों को मारा जा सकता था। और महाशिलाकंटक में एक यंत्र होता था जो इससे बड़े बड़े पत्थरों को दूर फेंका जा सकता था। इन 2 नए हथियारों और अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से अजातशत्रु ने वज्जी संघ को मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए राजगृह का दुर्गीकरण भी किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो इसके बाद अजातशत्रु ने उनके जो अस्थियां थी उन पर स्तूपों का निर्माण कराया था। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, लेकिन मैंने नोट्स में इसको कवर नहीं किया है, इसको आप अलग से नोट्स कर लीजिएगा। इसके शासनकाल में ही राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। लेकिन अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र का क्या नाम था? उसके पुत्र उदयीन ने कर दी। कहा जाता है कि जो जस करई सो तसु फल चाखा। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी और वह स्वयं
अपने पुत्र उदयन के द्वारा मारा गया। इसीलिए कुछ भी करने से पहले हमें उसके परिणाम और भविष्य के बारे में सोचकर कोई भी कर्म करना चाहिए। अब जानते हैं उदयन के बारे में। उदयन जो था 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा। और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि उसने गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नए नगर की स्थापना की और उसे अपने क्या बना लिया, राजधानी बना लिया। पाटलिपुत्र का भी अपना महत्व था और प्रारंभ में इसे कुसुमपुरा भी कहा जाता था पाटलिपुत्र को। उदयन जो था वह जैन धर्मावलंबी था। क्या था? जैन धर्मावलंबी था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था और नागदशक को उसके ही मंत्री शिशुनाग ने पदच्युत कर दिया, उसकी हत्या कर दी और एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब हमने देखा ये तीसरा वंश स्टार्ट हो गया। पहला हमने वृहदत्त वंश के बारे में पढ़ा था, इसके बाद हर्यक वंश आया। अब की कौन सा वंश आ गया है? तो शिशुनाग वंश आ गया। शिशुनाग वंश में कुल 3 शासक हुए। एक बार इनके नाम देख लेते हैं। तो पहला कौन था? पहला शिशुनाग था। दूसरा कौन था? कालाशोक। और तीसरा शासक था इस वंश का नंदीवर्मन। यानी कि इस वंश में कुल 3 शासक हुए। शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और उसने अपनी अन्य राजधानी किसे बना लिया? तो वैशाली को बना लिया। अभी तक हमने देखा कि वैशाली पर अधिकार हो गया था और मगध का साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। तो उसको नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि वज्रसंघ को बहुत मुश्किल से अजातशत्रु ने अपने अधिकार में किया था, तो उस पर नियंत्रण बना रहे, इसलिए शिशुनाग ने अपनी अन्य राजधानी किसे बना लिया? तो वैशाली को बना लिया। और शिशुनाग ने क्या किया? तो अवंती तथा वत्स पर भी पूर्णतः अधिकार कर लिया। हम देख रहे थे स्टार्टिंग से ही अवंती पर अधिकार थोड़ा थोड़ा हो रहा था, बट फाइनली जो अधिकार कर लिया शिशुनाग ने कर लिया। और इसके बाद इसका पुत्र शासक बना। इसके पुत्र का नाम क्या था? कालाशोक या काकवर्ण। कहीं कहीं इसका नाम काकवर्ण भी मिलता है। कालाशोक ने क्या किया? वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बना ली। तो कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी किसने बनाई? तो कालाशोक ने बनाई। पहले किसने बनाई थी? तो उदयन ने बनाई थी। और फिर से किसने बना ली? तो कालाशोक या काकवर्ण ने बना ली। इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो कहाँ हुआ था? वैशाली में ही हुआ था। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। कौन जानते हैं अगले वंश के बारे में? नंद वंश के बारे में। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। कौन था? महापद्मनंद। और पुराणों के अनुसार वह एक शूद्र शासक था, क्योंकि क्षत्रिय ही अभी तक देख रहे हैं कि शासन कर रहे थे। तो यह पहला शासक था जो कि शूद्र था। इसका अन्य नाम क्या मिलता है? उग्रसेन भी मिलता है। एक मैंने पॉइंट मिस किया था, अजातशत्रु का अन्य नाम कुनिक भी मिलता है। उसने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा साम्राज्य विस्तार किया था। कलिंग को उसने जीता था, तो उसने कुछ उपाधियां धारण की थी, जिनमें प्रमुख है सर्व छत्रांतक, एकराट और एक छत्रक। यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में हम देखते हैं कि उपाधि स्टार्ट करना किसने प्रारंभ किया? तो महापद्मनंद ने किया था। हालांकि बाद में इस वंश के शासक कमजोर होते गए और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। जब पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर का आक्रमण हो रहा था, उस समय मगध पर किसका शासन था? तो घनानंद का शासन था। यह प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। घनानंद जो था बहुत ही घमंडी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और यही कारण है कि इसने चाणक्य का अपमान किया था और बाद में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर दिया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो इस वीडियो में हमने अब तक 4 वंश को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उस समय जो है पश्चिमोत्तर भारत पर कुछ विदेशी शक्तियों का आक्रमण हुआ था, जिनमें ईनानी थे, यूनानी थे और सिकंदर का भी आक्रमण हुआ था। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम मौर्य वंश को कवर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।